सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है मलबे का मालिक। मलबे यानी क्या? जो मकान गिरा हुआ होता है उसमें पत्थर, मिट्टी, कंकर जो होते हैं उस ढीग को मलबा कहा जाता है। तो यह कहानी मलबे का मालिक मोहन राकेश जी द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 8 जनवरी 1925 में अमृतसर पंजाब में हुआ है। तो इनके पिता का नाम है करमचंद गुगलानी और ये पेशे से वकील थे। जब मोहन राकेश जी का हम साहित्य देखते हैं, उस साहित्य में हम नाटक के रूप में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे तथा उनके उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल तथा न आने वाला कल, और जब कहानियों की बात आ जाती है तो एक और जिंदगी, पहचान, वारिस, एक घटना आदि इनकी कहानियां हैं। इन साहित्य के माध्यम से तो हम जानते हैं, लेकिन आज जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं उस कहानी का नाम मलबे का मालिक। अब इस कहानी की मूल संवेदना देश विभाजन की जो त्रासदी है उसे व्यक्त करते हुए देश विभाजन के बाद 7.5 वर्ष में आई हुई मानसिक स्थिति तथा परिवर्तन इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और मानसिक परिवर्तन के साथ साथ जाति, द्वेष, घृणा, इस सबसे परे जाकर मानवीयता को इस कहानी में स्थान दिया गया है। तो इस कहानी में जो गनी मियाँ नाम के वृद्ध व्यक्ति हैं, वह लाहौर जाकर स्थित हुए थे, अमृतसर छोड़कर देश विभाजन की उन स्थितियों में। फिर 7.5 वर्ष के बाद वह हॉकी का मैच देखने के लिए अमृतसर में आ जाते हैं। उनके मन में अनायास अपना जो पुराना घर था वो देखने की इच्छा हो जाती है। वहाँ पर वह चले जाते हैं। चले जाने के बाद उनका बेटा जो था चिराग, बहू जुबेदा, बेटी किश्वर और सुल्ताना, अब वह यहाँ पर जीवित नहीं है। वो मलबा देखकर उन्हें वह सारी यादें याद आने लगती है। लेकिन जिस व्यक्ति पर उन्हें भरोसा था उसी व्यक्ति ने, जो रखते पहलवान, उसी ने उनके बेटे को, बहू को वहाँ पर मार दिया था। उसके बावजूद वो रखे पहलवान जाते जाते उस पहलवान को कहते हैं, खुदा नेक की नेकी बनाए रखे, बद की बदी माफ कर दे। इस तरह से उनके मन का बड़प्पन और तथा मानवता की सीख उनके विचारों से यहाँ पर प्रस्तुत होती है। इस कहानी में यह हम देख लेते हैं, जैसे हमारी सामने कहानी की विषय वस्तु आ जाती है। उस विषय वस्तु में प्रारंभ में दिखाया गया है कि हॉकी की मैच है। वो देखने के लिए लाहौर से बहुत से लोग अमृतसर आए हैं। वैसे मैच देखने का तो एक बहाना था, वास्तविकता उन्हें यहाँ का परिवेश भी देखना था। पुरानी यादें जो इनके घर के साथ, जमीन के साथ, अपनों के साथ जुड़ी हुई थी, और उसी के कारण उनके मन में एक आकर्षण था कि देखा जाए क्या स्थिति अब 7.5 साल के बाद यहाँ पर हुई है। और इसी के कारण वह उस इलाके में घूम रहे हैं। तब उन्हें अपनी वह स्थिति याद आ जाती है जब
बहुत से लोग इधर उधर उस मोहल्ले में घुमा करते थे, उस शहर में घुमा करते थे। या बहुत से दुकानें थी, वह दुकानों की अब जगह बदल गई है। मिस्त्री की दुकान, वहां पर किसी और ने दुकान डाली है। अलग अलग जो दुकानें थी वहां की अब दुकानों की स्थिति बदल गई है। वो कहते हैं एक दूसरे को, देखो यहाँ पर इसकी दुकान थी, वहां पर उसकी दुकान थी, लेकिन अब वह दुकानों की स्थिति बदल गई है। और जैसे यह उस शहर से निकले हैं तो बहुत सारे लोग इनकी ओर देख रहे हैं, एक आश्चर्यजनक भावना से देख रहे हैं। ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। कोई घृणा से देखता है, कोई उत्सुकता से देखता है, कोई इसे देखकर रास्ता छोड़ देता है, किनारे जाकर खड़ा हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर कुछ लोग उन्हें बातचीत भी कर लेते हैं, क्या पाकिस्तान का क्या हाल है। वहाँ पर जो अलग अलग मोहल्ले थे, उस मोहल्ले में सही में रिश्वत ली जाती है क्या, इस तरह से वहाँ पर बातें की जाती थी। कुछ लोग वहाँ पर इनका आदर सत्कार करते थे। और ऐसी स्थिति में यह गनी मियाँ जो है वह जिस मोहल्ले में रहते थे उस मोहल्ले का नाम है बांसा। वहाँ पर आकर वह अपना मकान देखना चाहते हैं। उस गली में आ जाते हैं, इधर उधर देख लेते हैं। पहले जैसी कुछ रौनक नहीं थी। आप वहाँ पर 3 मंजिला इमारत खड़ी है और ऐसे माहौल में देख रहे हैं, कोई तो परिचित है नहीं, आजू बाजू में कोई है नहीं। एक पेड़ है, उस पेड़ पर वहाँ पर कुछ पक्षी बैठे हैं, चील वगैरह बैठी है। और उस मोहल्ले में देख रहे हैं, इधर उधर कोई तो दिखाई नहीं देता। एक फेरी वाला ही उतना दिखाई देता है। वो देख लेते हैं इधर उधर और एक बंद दुकान के सामने बैठ जाता है। एक छोटा सा बच्चा आ जाता है खेलते खेलते। उसे देखकर वो रो रहा है बच्चा, और इसलिए वो उस बच्चे से बातचीत करता है, रुक जा तुम्हें कुछ दे देता हूँ, चीज़ी दे देता हूँ। और वह अपने जेब में हाथ डाल रहे हैं। तभी 16-17 साल की एक लड़की उसके पीछे पीछे आ जाती है, लड़के को उठा लेती है, प्रेम करती है और कहती है आप मत रो, नहीं तो ये जो मुसलमान है ना तुम्हें उठा कर ले जाएगा। अब ये सुनने के बाद वह अचरज में पड़ जाते हैं। अपनी जो टोपी है सीधी कर लेते हैं, हाथ की लकड़ी है, लाठी, उसी के सहारे वहाँ पर बैठ जाता है। उतने में एक हाथ में चाबियां घुमाते हुए युवक आ जाता है और वह इन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मियाँ, क्यों खड़े हो, क्या बात है। तो वह उसे उसकी तरफ देख लेता है। उसकी तरफ देखने के बाद उसे कहते हैं अरे तुम्हारा नाम मनोरी है ना। वो आश्चर्य के साथ देख लेता है, तो आपको कैसे पता, क्या आप अभी पाकिस्तान से आए हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा चिराग यहाँ पर दर्जी का काम करता था और मैं उसका पिता हूँ। तब उसे याद आ जाता है उस मनोरी का, अरे तो आप गनी चाचा है ना, गनी मियाँ है ना। वो कहता हाँ बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन आप तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। सोचा था पुराना मकान देखने के लिए आ जाऊं। और यह कहकर वह मनोरी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस मोहल्ले में इस गनी मियाँ को देखकर लोग वहाँ पर भयभीत हो गए हैं। कोई घबरा रहा है, कोई अलग अलग सी बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि कोई मुसलमान आया है, बच्चों को उठाने वाला है। वो रामदासी का बेटा ये उठाने वाला था, लेकिन वो लड़की आ गई, उसे बचा कर ले गई। इस तरह की चर्चाएं उस मोहल्ले में इस गनी मियाँ को देखकर हो रही है। लेकिन ये मनोरी अब इस गनी मियाँ को उनका पुराना घर दिखाने के लिए ले जा रहा है। तब लोगों को पहचान में आ गया, अरे ये तो गनी मियाँ है, चिराग के पिता है, और लोग आप उनसे परिचित है। लेकिन वह अब पुराना मकान देखने के लिए जा रहे हैं। मनोरी उन्हें उस मकान की ओर ले जाता है। तब
यह गनी मियाँ उसे बता रहे थे कि मैं जब पाकिस्तान जा रहा था, मैंने मेरे बेटे बहू को कहा था, मेरे संतानों को कहा था, किशोरा और सुल्ताना को कहा था मेरे साथ चलो, लेकिन वो माने नहीं है। अगर वह मान लेते तो आज स्थिति अलग होती, या मैं यहाँ पर रहता तो भी स्थिति अलग होती, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और यह सारी घटनाएं हो गई। और वो जाकर देख लेते हैं, अभी 6 महीने पहले ही मकान बनवा लिया था, इसलिए बेटा कहता था ये नया घर छोड़कर मैं नहीं आऊँगा। बेटा नहीं माना, मैं अकेला चला गया, लेकिन यहाँ पर सब अब चल बसे, मुझे छोड़कर चले गए। इस तरह से बेटे और बेटियों की बहू की याद करते हुए यह गनी मियाँ रो रहे हैं। अब वो जाकर उस मकान के सामने खड़े हैं, देख लेते, आश्चर्य हो जाता, अरे मकान इतना गिर गया, यहाँ पर सिर्फ मलबा है। मलबे पर वो देख लेते, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, लकड़ी है, पुराना दरवाजा है, उसे वह देख लेते हैं, आंखों से पानी आने लगता है। स्थितियां बदल गई है और इसमें वह एकाएक वह सारी देख लेते हैं कि ये क्या घर था। अब वह जैसे निकले हैं, निकलने के बाद वहां पर पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे जो कुआं है, वहां पर जो रखे पहलवान बैठा था, और उसकी और इस गनी मियाँ की मुलाकात न हो, इसलिए मनोरी आहिस्ते आहिस्ते उसे ले जा रहा था। लेकिन फिर भी वहां पर एकाएक वह रखे पहलवान को गनी मियाँ देख लेते हैं, जाकर खड़े हो जाते हैं उसके सामने और दोनों की बातचीत हो जाती है। अब लोगों को लगता है इन दोनों में कुछ गाली गलौज होगा, कुछ बातें होगी। अब पता चलेगा कि इनके बेटों की हत्या किसने की है। और तब लोगों को लगता है, लोगों को ये बातें याद आने लगती है। एक बार वहां पर चिराग अपने घर में खाना खाने के लिए बैठा था। घर में उसकी पत्नी जुबैदा भी थी, किशोर भी थी और सुल्ताना भी थी। उसी वक्त इस रखे ने नीचे से आवाज दी थी कि थोड़ी देर आकर मुझे मिल जाओ। तो खाना खाते खाते अपने हाथ का कौर वहीं पर छोड़कर यह मिलने के लिए आ गया था। चिराग आए बराबर इस रखे पहलवान ने उस चिराग के कॉलर को पकड़कर नीचे गिरा दिया था, उस पर प्रहार किया था और उसे कहा था कि ले पाकिस्तान, मैं तुम्हें पाकिस्तान भेज देता हूं। इस तरह से उस रखे पहलवान ने चिराग की हत्या की थी। और चिराग की तो हत्या की थी, लेकिन उनके साथियों ने, रखे पहलवान के साथियों ने जुबैदा, किशोरा और सुल्ताना को भी नहीं छोड़ा था। थोड़ी दिनों के बाद उस घर में तो उनकी लाशें नहीं मिली चिराग के, लेकिन नहर में बहती हुई लाशें मिली थी। और इसी बात को लेकर आप लोग कहते हैं ये सारी बातें इसको पता लग जाएगी गनी मियाँ को, तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन गनी मियाँ वहां पर बातचीत कर रहे हैं उस रखे पहलवान से, और रखे पहलवान बातचीत जैसे ही कर रहे हैं तब रखे पहलवान की स्थितियां बदल जाती है। उसे पसीना आने लगता है, चेहरे की स्थितियां बदल जाती है, गला सूख जाता है। और तब बातों बातों में कहता है तुम्हारा क्या हाल है। गनी मियाँ को रखे पहलवान कहता है तुम्हारा पाकिस्तान में क्या हाल है। तो रखे पहलवान को ये गनी मियाँ बता रहे कि वहां पर क्या सब रब की कृपा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा बेटा था उसे तुम पर बहुत यकीन था। वो कहता था जब तक रखे पहलवान इस मोहल्ले में है मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, और इस तरह से तुम पर बहुत भरोसा था। और उसने आने के लिए इसीलिए मना किया था कि तुम उसकी रक्षा करोगे, या इस मोहल्ले में सब अपने लोग ही है, वो कहीं पर भी जाकर छिप सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बेचारों को क्या मालूम। और इस तरह से वह गनी मियाँ बातचीत कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि यह सारी हरकत रखे पहलवान की थी, जिस पर इस गनी मियाँ का इतना भरोसा था, चिराग का इतना भरोसा था। उसी व्यक्ति ने वहां पर उनकी हत्या की थी। अब गनी मियाँ बातचीत करते करते
निकला है और निकलते निकलते वह रख के पहलवान को कहता है, जो होना था हो गया, जो होना था हो गया। अब उसे टाल तो नहीं सकते, लेकिन वो खुदा को कहता है, ये खुदा नेक की नेकी बनाए रखे, बद की बदी माफ करे। और ये कहते हुए वह निकल गए। लेकिन ये रखे पहलवान ने जैसे चिराग की हत्या के बाद वह उस मकान को अपनी मिल्कियत माना था, अपना उस मकान पर अधिकार माना था, और इसलिए किसी और व्यक्ति को वहां पर गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए वो जाने नहीं देता था। लेकिन उस घर को मिलाने के लिए, पाने के लिए ही रखे पहलवान ने उन लोगों की हत्या की थी। लेकिन न जाने किसने उस घर को भी जला दिया था। लेकिन आज जब गनी पहलवान के मन में, गनी मियाँ के मन में अपने उस मलबे के प्रति कोई भी वहां पर आस्था नहीं है, उनके मन में लालचा नहीं है, मोह नहीं है, यह रखे पहलवान को पता चलता है, उसे पछतावा होने लगता है। और गनी पहलवान जैसे चले जाते हैं, लोग आप बात कर रहे हैं रखे पहलवान सारे गनी वहां पर आ गए थे, गनी मियाँ आ गए थे। उसने क्या कहा, तो ये कहता है उन्होंने कुछ नहीं कहा, आकर वो चले गए। अब यहां पर रखे पहलवान हर दिन की तरह उस मलबे पर बैठा है। हर दिन वो लोगों से बातचीत करता था, शहद बनाने की नुस्खे अलग अलग देता था। लेकिन आज न जाने उसे क्या हो गया है, उसका शागिर्द पास में बैठा है। तब रखे पहलवान उसे वैष्णो देवी को 15 साल पहले यह रखे पहलवान गया था, वह कथा बता रहा है। उसकी मानसिक स्थिति बदल गई है और वो अब जाकर मलबे में बैठा है। और मलबे में बैठने के बाद वहां पर आप बैठने के बाद अब उसे वहां पर किसी ने बहस बांध दी है। बहस बांधने के बाद वो उसे हटा रहा है, निकाल रहा है। लेकिन वह निकालते निकालते देख लेता है वहां पर एक कुत्ता भी बैठा है और कुत्ता भौंक रहा है। उस पर एक पत्थर मार देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुत्ता पीछे हट जाता है। लेकिन फिर उस मलबे पर जो यह रखे पहलवान बैठा है उसकी तरफ देखकर भौंकने लगता है। वहां पर आहिस्ता आहिस्ता रखे पहलवान निकल रहा है। उस पीपल के पेड़ के नीचे जो कुआं है, उस कुएं के किनारे जाकर बैठ रहा है। तब भी कुत्ता उसकी ओर देखकर वहां पर चिल्ला रहा है, वह भौंक रहा है और उस रखे पहलवान को उस मलबे पर आने नहीं दे रहा है। और इस तरह से उसकी चेतना वहां पर जागृत हो जाती है इस रखे पहलवान की, और वह आखिरकार कुएं पर जाकर बैठ जाता है। उसे कुत्ता आने नहीं देता उस मलबे पर। इस तरह से यहाँ पर गनी मियाँ का भी मोह भंग है और इस रखे पहलवान का भी मोह भंग है। आखिरकार इस रखे पहलवान की जो पछतावा हो जाता, रखे पहलवान को पछतावा हो जाता है। और मोह भंग की स्थिति वास्तविकता वह घर रखे पहलवान का भी नहीं था और गनी मियाँ का भी नहीं था, वह तो सरकारी मिल्कियत थी। उसके बावजूद ये सारी घटनाएं घटित हो गई। और इस तरह से कहानीकार ने हमें मलबे का मालिक इस कहानी के माध्यम से देश के बंटवारे के बाद 7.5 वर्षों में आई हुई लोगों की मानसिक स्थिति तथा वहां पर जाति, घृणा, द्वेष, इससे निकलकर मानवता की शिक्षा इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि जो मानसिक परिवर्तन या धर्म, जाति, स्वार्थ, इससे बढ़कर कहीं ना कहीं मानवीय जीवन है। और इसलिए जाते जाते गनी मियाँ ने कहा था, खुदा नेकी बनाए रखे, बद की बदी माफ करे। इस तरह से इस कहानी में हम देख लेते हैं देश विभाजन की बात की त्रासदी तथा मानसिक परिवर्तन या मानवता को महत्व इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। नमस्कार।